Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to discuss an example of a thermosetting polymer which is known as बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसको हम थर्मोसेटिंग रेजिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है जिसको हम 3 डिफरेंट स्टेप्स को यूज करके सिंथेसाइज करते हैं। बट सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या हैं। तो जो बेकेलाइट है उसकी फॉर्मेशन के लिए हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स यूज करते हैं। वन कंपाउंड विच इज यूज्ड इज नोन एज फिनॉल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। एक बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में एक पोजीशन पर कार्बन के साथ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, और दूसरी जो मोनोमर यूनिट है दैट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है HCHO। इन दोनों मोनोमर यूनिट्स को इक्वल अमाउंट में यानी 1:1 की फॉर्म में मिलाकर हम पहले फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, देन सेकेंड एंड थर्ड। तो टोटल 3 स्टेप में हमारे इस पॉलीमर की सिंथेसिस होती है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन हमारा किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो आई होप इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स हमने यूज की हैं, इसलिए टाइप ऑफ पॉलीमर में हम इसको हेट्रोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। जो हेट्रोपॉलीमर है इसको हम कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स होने के साथ साथ हेट्रोपॉलीमर कहलाता है, और साथ में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होता है दैट इज ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दैट मीन्स पॉलीमर बनने के साथ साथ कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट भी यहाँ पर फॉर्म होता है। ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ बेकेलाइट है ये टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो हमारा पहला स्टेप है, इस स्टेप में फॉर्मेशन होती है ऑर्थो एंड पैरामिथाइलॉल फिनॉल की। तो स्टेप 1 इज प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरामिथाइलॉल फिनॉल। ऑर्थो एंड पैरामिथाइलॉल फिनॉल की फॉर्मेशन के लिए हम लेते हैं अपनी पहली मोनोमर यूनिट विच इज नोन एज फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं यानी 1:1 की फॉर्म में इन दोनों की रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। जिस रिएक्शन के रिजल्टेंट में हमें 2 तरीके का मिथाइलॉल फिनॉल मिलता है। जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज नोन एज CH2OH पैरामिथाइलॉल फिनॉल। इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो जो पैरा पोजीशन है उस पैरा पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है विच इज नोन एज मिथाइलॉल फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ साथ हमें ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल भी मिलता है। दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइलॉल ग्रुप का अटैचमेंट। तो जो पहला कंपाउंड है दिस इज नोन एज पैरामिथाइलॉल फिनॉल, और जो दूसरा कंपाउंड है दिस इज नोन एज ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल। तो स्टेप 1 में केवल और केवल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरामिथाइलॉल फिनॉल प्रोसीड होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। जो सेकंड स्टेप है उसकी रिएक्शन के लिए हम ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल को पिक करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके से हम इस अपने पॉलीमर बेकेलाइट की सिंथेसिस कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोसीजर को लेकर हम जो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं उस स्टेप 2 में ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल कन्वर्ट होगा एक लीनियर पॉलीमर नोवोलेक में। तो सेकंड स्टेप इज पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल इनटू नोवोलेक। जो नोवोलेक है वो एक लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से ही बनता है। तो हमने दोनों टाइप ऑफ मिथाइलॉल फिनॉल में से केवल एक कैटेगरी ऑफ मोनोमर यूनिट यहाँ पर पिक की विच इज ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2OH। जब ये अपने जैसी ही दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो एक कार्बन की पोजीशन पर हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिनॉल ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर हम CH2OH को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में ये OH इस H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर प्रोसीड होगा। इस OH की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ होगी, और जो CH2 हमारा बचा हुआ है ये CH2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं -H2O और
जो OH और H रिलीज हुआ है वो हमारी रिमेनिंग पार्ट में से भी रिलीज होगा, यानी जो भी इसके आगे पीछे की रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स होंगी उन n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमारी ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। तो दैट मीन्स इसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, यानी जितना हमने येलो से हाईलाइट किया है उसको छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा अटैच हो जाता है आपस में विद द हेल्प ऑफ अ मिथाइलिन लिंकेज, जिसको हम CH2 लिंकेज भी कहते हैं। तो दिस इज OH एंड CH2। ये बनने वाला जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसको हम नोवोलैक के नाम से जानते हैं। तो पहले स्टेप में ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल पैरामिथाइलॉल फिनॉल की फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में एक लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन हुई जिसको हम कहते हैं नोवोलैक, और ये जो लिंकेज जिससे ये दोनों मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, दिस लिंकेज इज नोन एज मिथाइलिन लिंकेज। इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप है उसमें नोवोलैक कन्वर्ट होता है बेकेलाइट की फॉर्म में। नोवोलैक एक लीनियर पॉलीमर है और बेकेलाइट इज अ हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो स्टेप 3 इज फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट बाय हीटिंग नोवोलैक। जब बेकेलाइट फॉर्मेशन होती है तो जो मोनोमर यूनिट हमारी नोवोलैक, जो हमारा लीनियर पॉलीमर बना नोवोलैक, इस नोवोलैक से एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। इसको हम हीट अप करते हैं लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो एक हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके से। एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन लिंकेज, जिसमें एक पोजीशन पर OH और इस OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप, जो कि हमारे मिथाइलॉल फिनॉल का कन्वर्जन था। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर था नोवोलैक का, लेकिन इस लीनियर स्ट्रक्चर में कुछ सब्सटीट्यूशंस चेंज होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारा नोवोलैक या जो पहला बनने वाला कंपाउंड है वो ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल की जगह ऑर्थो पैरामिथाइलॉल फिनॉल हो, तो कुछ इस तरीके की लिंकेज हमें मिलती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ हाईली क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट। यानी ये CH2 अब दूसरी रिंग के साथ में अटैच हो गया, जिस रिंग में OH इस पोजीशन पर है। इस OH के रिस्पेक्ट में दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ऑर्थो पोजीशन। सेम ऐसे यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जिसमें OH का अटैचमेंट और इस OH के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट होगी मिथाइलिन लिंकेज यानी कि CH2। कुछ इस तरीके का बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा या हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। दिस फॉर्म्ड हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर इज बेकेलाइट। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि केवल सिंगल सब्सटीट्यूटेड मिथाइलॉल फिनॉल इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर डबल सब्सटीट्यूटेड या ट्रिपल सब्सटीट्यूटेड मिथाइलॉल फिनॉल भी हो बीच में, जिसकी वजह से डिफरेंट पोजीशन में मिथाइलिन लिंकेज जो है वो फॉर्म होती हैं और आपस में इन स्ट्रक्चर्स को जोड़कर एक हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। तो ये टोटल 3 स्टेप में बेकेलाइट सिंथेसाइज होता है। एक बार सिंथेसिस फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल मिलता है, जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को 1:1 के रेशियो में मिलाने से मिलता है। जो मिथाइलॉल फिनॉल हमें मिलता है इसमें से ऑर्थोमिथाइलॉल फिनॉल को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं अपने पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नोवोलैक में, विच इज अ लीनियर पॉलीमर। जिस लीनियर पॉलीमर को फर्दर हीट अप करने पर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर ये नोवोलैक कन्वर्ट हो जाता है एक हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बेकेलाइट या एक थर्मोसेटिंग रेजिन के नाम से भी जानते हैं। जो बेकेलाइट है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि जो बेकेलाइट या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत ही रिजिड और हार्ड होते हैं, इनफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और साथ ही साथ इनसॉल्युबल होते हैं। जल्दी से किसी भी सॉल्वेंट के साथ ये डिसॉल्व नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते हैं। रेजिस्टिविटी शो करते हैं जितने भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, इसीलिए उनके साथ फ्यूज नहीं होते, इनफ्यूजिबल सॉलिड्स कहलाते हैं। लेकिन
जितनी भी एल्कलीज हैं उनके साथ ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि इनके पास एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हमने अभी जो ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उस स्ट्रक्चर में जहां कहीं पर भी हमारा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन रहा है उसके फ्री एंड पर OH प्रेजेंट है और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इनकी जो रिएक्शन है वो एल्कलीज के साथ इजीली हो जाती है। बहुत ही अच्छे इंसुलेटर की तरह यूज होते हैं और साथ ही साथ इनकी एडिसिव प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, एडिसिव प्रॉपर्टी हाई होने की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी इनकी बहुत ज्यादा होती है। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसके एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करें तो बहुत अच्छे इंसुलेटर्स की तरह ये यूज होते हैं क्योंकि इनमें हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि स्विच हैं, प्लग्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, हीटर हैंडल्स हैं। तो जहां कहीं पर भी हमें एक अच्छे इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम अपने इस पॉलीमर को यूज करते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ टेलीफोन पार्ट्स बनाने के काम में आते हैं। जो हमारे टीवी और रेडियो होते हैं उनकी कैबिनेट्स यानी आउटर केसिंग बनाने के काम में आते हैं। एडिसिव नेचर होने के साथ साथ इनको हम पेंट्स और वार्निशेस में भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल होता है, ये एक हाइड्रोजन एक्सचेंजर रेजिन की तरह यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में। जो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। उस आयन एक्सचेंज प्रोसेस में एज एन हाइड्रोजन एक्सचेंजर ये वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पॉलीमर है उसको हम एज अ बाइंडर भी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स के लिए। तो दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ बेकेलाइट। अगर हम बाकी सभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को काउंट करें तो ये पॉलीमर उनके मुकाबले थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि ये 3 टाइम्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रादर देन अदर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करेगा उतना ही हमारा जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है वो भी कम होगा और ओजोन लेयर डिप्लीशन को भी काफी हद तक ये रिड्यूस करेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, स्पेशली जो हमारे रिएजेंट हैं जिनकी हेल्प से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, फिनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये रेजन्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि इनके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले पर्सनस होते हैं उनकी नोज, आई, थ्रोट, स्किन इन सब में इरिटेशन भी होता है, साथ ही साथ इनके इन्फेक्शंस भी होते हैं। और अगर बहुत लंबे टाइम तक इस पॉलीमर के साथ में एक्सपोजर होगा तो ये अल्टीमेटली लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर सम मेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बेकेलाइट। आई होप आपको ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग रेजन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स की वीडियोस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।